नमस्कार, के न्यूज़ के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। आज हम सबसे पहले बात करेंगे वेदांता पावर प्लांट में भीषण बॉयलर विस्फोट की। तो वहीं श्रद्धा, भक्ति और हिमालय की कठिन परीक्षा चारधाम यात्रा 2026 का शंखनाद की। वहीं बिहार में सम्राट राज्य की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से एक हृदय विदारक खबर सामने आई है, जहां सिंघी तराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में भीषण बॉयलर विस्फोट ने 10 जिंदगियों को ले लिया है। यह हादसा इतना खौफनाक था कि प्लांट की दीवारों के साथ साथ कई परिवारों के सपने भी ढह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक मासूम मजदूरों का खून औद्योगिक तरक्की की बेदी पर चढ़ता रहेगा? क्या यह सिर्फ एक हादसा है या सुरक्षा मानकों के साथ किया गया आपराधिक खिलवाड़? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राज्य के शक्ति जिले के सिंघी तराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतक के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की। मंगलवार को यहां बॉयलर हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। सीएम साय ने भी निर्देश दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, घटना दुखद है और इस दुख की घड़ी में संवेदना हम लोगों की उनके परिवार के साथ में है और जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इसकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषीदार पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल भी है। औद्योगिक संयंत्रों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और मेंटेनेंस में बरती गई मामूली लापरवाही निर्दोष श्रमिकों, कर्मचारियों के लिए काल साबित होती है। इसका अंदाजा आप इन मौतों से लगा सकते हैं। पावर और स्टील प्लांटों के बॉयलर के भीतर का तापमान 1100 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो लोहे जैसी कठोर धातु को भी तरल बनाने की क्षमता रखता है। इतनी प्रचंड ऊष्मा के बीच भाप का अनियंत्रित दबाव किसी भी कमजोर ढांचे को फाड़कर भीषण विस्फोट का रूप ले लेता है। और हाल के सालों में प्रदेश में हुए बड़े हादसों की जांच रिपोर्टों ने भी इस कड़वे सच की पुष्टि की है कि समय पर तकनीकी सुधार न करना ही सबसे बड़ी चूक रही है। मरम्मत और रखरखाव की यही छोटी सी कोताही न केवल संयंत्रों को मलबे में तब्दील कर रही, बल्कि अपनों को खोने वाले परिवारों के जीवन में एक ऐसी कभी न खत्म होने वाली हुक और पीड़ा छोड़ गई है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। प्रबंधक नहीं है, न कोई नहीं है, सब अपन अपन स्वार्थ के लिए न चलेगी न। अब बेटा आए हुआ है, वो निर्णय हो, अकेला कमाने वाला है घर के, और लड़की है फिर लड़का है, शादी करे के लायक हो गए हैं, और कमाने वाला घर में कोई नहीं है। क्या करना है, किसे करना है, प्रबंधक नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ काम कर रहा था मेरा छोटा भाई उदय सिंह यादव है, तो उनका पता नहीं चल रहा है सर। 2 जगह आदमी है, तो आदमी गया है ना, कहीं जगह पता नहीं है, मैंने हॉस्पिटल में नहीं है ना कंपनी में नहीं है, कहाँ है तो बताने के कृपा करेंगे सर। मेरा भाई प्रबंधन क्या कह रहे, कोई आए बात करे? मैंने बात करे, आए नहीं आए सर। मैंने वो लोग बोलते कि भाई वहाँ है, वहाँ तो हम लोग खोजने में परेशान है। पता नहीं चल रहा है, हॉस्पिटलों में नहीं है, नहीं यहाँ नहीं तो कहाँ गया। राज्य में बॉयलर हादसे और उनकी जांच रिपोर्ट। 1 जनवरी 2026 में रियल इस्पात बलौदाबाजार भाटापारा के बकुलाही स्थित स्टील प्लांट के डस्ट सेटलिंग चैम्बर में विस्फोट हुआ। 2 मई 2024 में स्काई अलायंस रायगढ़ खरसिया स्थित प्लांट में बॉयलर फटने के कारण गर्म लावे की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हुई। 3 अक्टूबर 2018 में भिलाई स्टील प्लांट के संयंत्र के कोक ओवन गैस पाइपलाइन के पास बॉयलर जैसा भीषण विस्फोट होने से 14 की मृत्यु हो गई। क्यों होते हैं हादसे? मानवीय लापरवाही यानी रखरखाव में कमी, समय पर सफाई और सुरक्षा उपकरणों की जांच न करना हादसों की प्रमुख वजह है। प्रशिक्षण के अभाव में ऑपरेटर द्वारा चेतावनी संकेतों को अनदेखा करना या गलत रीडिंग पढ़ना भी हादसे की वजह हो सकता है। अधिक उत्पादन के लालच में बॉयलर के उसके निर्धारित क्षमता से अधिक तापमान पर चलाना भी हादसे की वजह हो सकता है। फिलहाल लोगों की जानें जा चुकी हैं, अपनों से अपने बिछुड़ चुके हैं। हमेशा की तरह हादसों के कारण की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम गठित कर दी गई है। प्रारंभिक तौर पर बॉयलर फटना कारण माना जा रहा है,
लेकिन विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक वजह सामने आएगी। लेकिन सवाल वही, इन हादसों से हमने सीखा क्या, ताकि ये हादसों की परंपरा न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। श्रद्धा, भक्ति और हिमालय की कठिन परीक्षा चारधाम यात्रा 2026 का शंखनाद होने वाला है। लेकिन इस बार की यात्रा सिर्फ आस्था का सफर नहीं बल्कि सुरक्षा का एक अभूतपूर्व मॉडल भी पेश करने जा रही है। पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और हाड़ कांपने वाली ठंड के बीच आपकी सेहत न बिगड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जमीन से लेकर आसमान तक हेली रेस्क्यू पुख्ता इंतजाम किए हैं। अगर आप भी बाबा के दर पर हाजिरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए स्वास्थ्य सेवाओं की अब पूरी राजनीति। चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने इस बार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर रणनीति तैयार की है। स्वास्थ्य सचिव सविन कुर्वे के दिशा निर्देशों में स्वास्थ्य विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष हेल्थ एडवाइजरी जारी की। चारधाम यात्रा हेल्थ एडवाइजरी बाहरी राज्यों के तीर्थयात्रियों को यात्रा से पहले पूर्ण मेडिकल चेकअप कराना अनिवार्य है। यात्रा से 2-3 सप्ताह पहले अपना चेकअप करवाएं और नियमित दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक साथ रखें। अत्यधिक ऊंचाई के कारण हृदय, मधुमेह या श्वास संबंधी बीमारियों वाले बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। उच्च ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन और अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ सकता है। धीरे धीरे ऊंचाई के अनुकूल बने। प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर तरल पदार्थ लें और खाली पेट यात्रा ना करें। यात्रा रूट पर 1350 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। किसी भी असुविधा होने पर तुरंत मेडिकल रिलीफ पोस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट से संपर्क करें। हाइड्रेटेड रहें, पर्याप्त गर्म कपड़े रखें और यात्रा के दौरान शराब या धूम्रपान से बचें। अपने साथ पर्ची और डॉक्टर का संपर्क अपने साथ अवश्य रखें। आपात स्थिति में 104 या 108 नंबर पर संपर्क करें। वहीं इस बार की चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं को पिछले साल की यात्रा की तुलना में मजबूत बनाने का दावा किया है। सरकार का दावा है कि इस बार यात्रा में अभूतपूर्व मॉडल तैयार करेगा। दरअसल चारधाम यात्रा केवल श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन की कठिन परीक्षा भी है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी मार्गों से गुजरते हुए बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। सरकार का कहना है कि इस बार यात्रा आस्था तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि ये सुरक्षा और सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी नया उदाहरण पेश करेगी। चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में 57 स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग से जूझ रहे रोगी, डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त यात्रियों की पहचान की जाएगी और उन्हें समय पर सलाह और सहायता दी जाएगी। इसी तरह चारधाम यात्रा में सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव केदारनाथ और बद्रीनाथ में 17 बेड का अस्पताल संचालित किया जा चुका है। बद्रीनाथ में 50 बेड का हाईटेक अस्पताल जून तक शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यात्रा रूटों पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टर, 178 मेडिकल ऑफिसर और 414 पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से भी संसाधन बढ़ाने के लिए मेडिकल अधिकारियों की तैनाती की जा रही है और उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर 117 एम्बुलेंस तैनात की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए 13 भाषाओं में स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में श्रद्धालु 112, 108 व 104 हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस बार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर रणनीति तैयार की। दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिससे कि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। बढ़ेंगे अगली स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। उत्तराखंड में जैसे जैसे 2027 में होने जा रहे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश का राजनीतिक माहौल धीरे धीरे अभी से गर्मा गर्मी वाला होने लगा है। सभी राजनीतिक दल अभी से सक्रिय होते दिखाई देने लगे हैं। इसी के चलते राज्य सरकार भी सभी कार्य तेजी से करती नजर आ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन दिनों विभिन्न विधानसभाओं की समीक्षा बैठकों के जरिए विकास कार्यों और मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। इन बैठकों में न केवल चल रही योजनाओं की स्थिति पर चर्चा हो रही है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि अब तक की कई घोषणाएं किस स्तर पर पूरी हो चुकी हैं और किन योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। कहाँ यह भी जा सकता है कि चुनावी साल नज़दीक आते ही सरकार ने
प्रशासनिक मशीनरी पर निगरानी और मॉनिटरिंग को और मजबूत कर दिया है। बीते दिनों देखा गया कि प्रदेश की सियासत में धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही कई केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश में धामी सरकार को उपलब्धियों को जनता के बीच गिनवाने का काम भी किया। जहां एक और सत्ता दल भाजपा धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर वह उपलब्धि करार देता नजर आ रहा है, वहीं प्रदेश की पार्टी कुछ नजर आ रही है। सरकार की इस कवायद पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का मानना है कि सरकार केवल दावे कर रही है, जबकि धरातल पर विकास कार्यों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वह अब तक किए गए कार्यों का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखने के लिए श्वेत पत्र जारी करे, क्योंकि राज्य में कई योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। साथ ही कई स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि खर्च किए गए बजट में अब तक जनता को कितना लाभ मिला है। वहीं कांग्रेस द्वारा सरकार पर उठाए गए सवालों के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं चुनावी साल में मुख्यमंत्री द्वारा न केवल अपने तमाम कार्यक्रमों में तेजी लाई गई है, बल्कि समीक्षा और घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी अधिकारियों पर मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़ाया गया है। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों विधानसभाओं की समीक्षा कर रहे हैं, जिसके तहत वो मुख्यमंत्री घोषणाओं पर हुए काम का भी ब्यौरा ले रहे हैं। लेकिन प्रदेश की राजनीति में विपक्ष मुख्यमंत्री धामी के कार्यों को लेकर नाखुश दिखाई दे रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा धामी सरकार की घोषणाओं और योजनाओं पर कई सवाल खड़े किए गए हैं, जिसमें विपक्ष अब तक के सरकार द्वारा किए गए कार्यों से जनता को मिले लाभ का बायोडाटा मांगने की जिद पर अड़ा है। जिसके बाद सत्ता पक्ष भाजपा की ओर से भी पलटवार और तंज का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के हर सवालों के उत्तर देने के लिए सरकार को तैयार बताता हुआ नजर आ रहा है। जी, आज आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके नेतृत्व में आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव की भांति 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। मैंने कहा है कि कांग्रेस का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य को निभाए। विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका निभानी भी चाहिए, और अन्यथा अगर सरकार की तारीफ करेंगे तो कौन उसको सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि जो सवाल वो पूछेंगे उस सवाल का सब जवाब हमारे पास में, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सक्षम है और प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और पहले हम उस बात को भी करेंगे कि 10 साल उनकी लगातार सरकार रही है केंद्र में, 2004 से लेकर के 2014 तक। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पिछले 4 सालों में विभागवार कितना बजट आवंटित हुआ और कितना खर्च किया गया। बेहतर होता कि समीक्षा पहले होती। जो हमें जानकारी दी गई है उसमें साफ है कि स्पष्ट है कि 40% पैसा 50% पैसा ही खर्च किया गया। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। इस बार विपक्ष ने मुख्यमंत्री धामी द्वारा विधानसभाओं की समीक्षा बैठकों के जरिए विकास कार्यों और घोषणाओं को प्रगति का जायजा लेने के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सरकार से श्वेत पत्र जारी करने पर भी जोर डाला है, जिस पर सत्ता पक्ष भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आते दिखाई दे रही है। भाजपा का मानना है कि विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। भाजपा ने पलटवार किया है कि विपक्ष को भी अपने कार्यकाल का बायोडेटा दिखाने की जरूरत है। साथ ही आज प्रदेश जिस गति से विकास की ओर बढ़ रहा है उस ओर भी विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। तभी विपक्ष को पता चल पाएगा कि उनके कार्यकाल में और वर्तमान के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से एज ए विपक्ष होने के नाते यूकेडी भी मांगती है कि 4 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी जिसको वो बहुत समग्र बताती है, बहुत
उत्तराखंड के लिए बहुत विकसित बताती है। उन्होंने बहुत काम किया है, डबल इंजन की सरकार कह के वो आए थे दोबारा से। तो लगता है हम विपक्ष, यूपीडी विपक्ष होने के नाते विपक्ष में रहने के कारण हम भी बोलते हैं कि 4 वर्ष के जो उनके कार्य हैं वो बताएं, क्योंकि जो धरातल में दिखता है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि कुछ भी काम उन्होंने 4 वर्षों में नहीं कर रखा है। जो भी है सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के लिए एक जुमले की सरकार बन के रह गई है। जुमले बोलते हुए ये सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद उन जुमलों तक को पूरा नहीं कर पाते हैं। सही है। जिस तरीके से कल प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश गुर्जर जी ने भी नरेंद्र मोदी जी के आने पर बहुत सारे सवाल, 10 के करीब सवाल हैं जो उनके सामने रखने का कार्य किया है। और आप 4 साल का बखान, 4 साल का उत्सव मना रहे हैं सरकार प्रदेश की, तो उन्हें बताना भी पड़ेगा आखिर इन 4 सालों में आपने किया क्या है। क्योंकि बेरोजगार युवा तो अभी भी बेरोजगार सड़कों पर जो है घूम रहा है। नकल विरोधी कानून आप लेके आए, लेकिन नकल माफिया हाकिम सिंह की आपने पैरवी इतनी कमजोर की कि वो बेल पे घूम रहा है। और हाकिम सिंह का हाकिम कौन है ये अब तक पता नहीं चल पाया। महिलाओं के प्रति जो शोषण है वो बढ़ता जा रहा है। और आपके खुद की प्रदेश की महामंत्री एक बेतुका बयान देती हैं कि उत्तराखंड में महिलाएं ज्यादा हैं इसलिए अपराध है। तो मैं ये बता दूं, उत्तराखंड में तो महिलाओं और पुरुषों का जो रेशियो है वो पूरे प्रदेश में जो है सबसे आखिरी से ऊपर तीसरे पायदान पे है। तो उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। मैं समझता हूं इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। जो दिल्ली 6-7 घंटे में लगती थी, आज वो 2.5 घंटे में हम वहां पहुंचने वाले हैं। और कौन सा प्रमाण चाहिए कांग्रेस को जो जनता को दिखाई ना पड़ता हो। जनता सब देख रही है। जनता ने 4 धाम यात्राएं भी की हैं, जो वहां पर जिस तरह से अवस्थापना सुविधाएं हम लोगों ने जुटाई हैं वो भी जनता देख रही है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी जनता देख रही है। पूरे प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उसके, वो भी जनता देख रही है। जनता एक सैटेलाइट एम्स बनता भी देख रही है। तो बहुत कुछ है जो पब्लिक डोमेन में पब्लिक देख रही है। कांग्रेस के कहने मात्र से कुछ होने वाला नहीं। 2027 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है तो वहीं विपक्ष सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस गहमागहमी के बीच साल 2027 में कौन परचम लहराता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच सरकार पर उठते सवालों ने विषय को और भी गंभीर बनाया है। देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार विपक्ष के श्वेत पत्र की मांग पर सरकार किस प्रकार काम करती दिखेगी और विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव। तो बिहार की सियासत में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नई सरकार की कमान संभाल ली है। सियासी समीकरण बदले हैं और सत्ता का परिवर्तन, नया अध्याय शुरू हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट, बताएंगे आपको शपथ से लेकर रणनीति तक सब कुछ इस रिपोर्ट में। बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। राजभवन में सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ले ली। इतिहास में पहली बार बिहार में बीजेपी से कोई नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। नीतीश कुमार की सरकार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे। राज्यसभा जाने के कारण नीतीश कुमार ने मंगलवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अब आगे की सत्ता सम्राट चौधरी संभालेंगे। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण
से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर 6 साल 1990 से शुरू हुआ। पहली बार 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री बने। किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने और उम्र कम होने के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। 2014 में नीतीश सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री के रूप में शपथ ली। 2021 में पंचायती राज मंत्री और फिर 2024 में एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बने। अब बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करेंगे। सम्राट चौधरी बीजेपी के ऐसे नेताओं में से है जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते। उनके पिता शकुनी चौधरी खुद समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। शकुनी चौधरी कभी नीतीश के करीबी थे तो कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में भी रहे। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और वो खुद भी विधायक और सांसद रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के सीएम पद की शपथ लेने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। सम्राट चौधरी द्वारा आज इलेक्टेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बधाई तथा सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि नए माननीय मुख्यमंत्री जी इस कड़वे, अप्रिय एवं कठोर तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत होंगे कि 21 वर्षों के एनडीए शासन उपरांत भी नीति आयोग के अधिकांश मानकों, सतत विकास के सभी सूचकांकों सहित गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, ध्वस्त विधि व्यवस्था, आय, निवेश, खर्च, खपत, नौकरी, रोजगार, गरीबी पलायन, एक समान प्रगति, एक रूप समृद्धि तथा मानव विकास के तमाम संकेतकों में बिहार राष्ट्रीय औसत से अत्यधिक कम और बहुत पीछे है। आशा है कि नए सिलेक्टेड मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की उन्नति, सुख समृद्धि, शांति, सौहार्द, सुरक्षा और सर्वांगीण सुधार के लिए संकल्पित होकर सशक्त तरीके से काम करेंगे तथा बाहरियों को दिशा निर्देशों के आगे बिहारियों के स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखेंगे। प्रादुर्भाव से समाजवादी श्री सम्राट चौधरी जी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। इन सबके बीच में सम्राट युग की शुरुआत हो गई। सम्राट चौधरी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार में बुलडोजर एक्शन पर चर्चा होने लगी। सम्राट की शपथ लेते ही समर्थक उन्हें बुलडोजर बाबा कहने लग गए। पटना स्थित लोक भवन के बाहर सम्राट के सामने बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे भी लगे। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या नए सीएम सम्राट बिहार में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर योगी मॉडल लागू करेंगे। पूर्ववर्ती नीतीश सरकार में गृह विभाग संभालने वाले सम्राट चौधरी अपराधियों को चुनौती देते हुए उनका गया जी में पिंडदान करने, उन्हें नेपाल और पाताल भेजने जैसी चेतावनी देते रहे हैं। अब राज्य में एनडीए की पूरी सरकार की कमान उनके हाथ में आ गई है। कानून व्यवस्था पर बड़ा एक्शन होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा के नेता अक्सर योगी मॉडल की बात करते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के शासन एवं प्रशासन की शैली को योगी मॉडल बताया जाता है। भाजपा के समर्थक योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। अब यही शब्द सम्राट चौधरी के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। योगी सरकार ने यूपी में अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना और उन्हें जब्त करने जैसी कार्रवाई की। जानकार बताते हैं कि योगी शासन में पुलिस को भी खुली छूट दी गई है, जिससे कि कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर हुए। हालांकि योगी मॉडल की बड़े स्तर पर आलोचना भी होती रही है। विपक्षी नेता, अदालतें और मानवाधिकार संगठन शासन में इस तरीके को असंवैधानिक और अमानवीय बता चुके हैं। इन सब के बीच सवाल बड़ा है कि बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। तमाम बातें, तमाम दावों के बीच क्या सम्राट चौधरी बिहार में योगी मॉडल की शुरुआत करेंगे और क्या यूपी की तर्ज पर बिहार में योगी मॉडल उतना असरदार होगा? फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का